नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे पार्टी में पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के बारे में। ये सभी के लिए कंपलसरी है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसके पहले मैं आपको 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूँ, तो अगर आपने ये नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं। इन तमाम वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इन चार में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा पर्यायवाची है, वाणी भी होता है, वाणी पाणी भी होता है, तो कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को हम क्या कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र, भाला या फिर गुलेल? फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसको हम अस्त्र कहते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो इसमें कहाँ पर गलती है हमें ये बताना है। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, यहाँ पर एक शब्द है स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शब्द और लगा हुआ है इसके साथ, अपनी स्वेच्छा, जबकि स्वेच्छा में अपनी शब्द निहित होता है, तो यहाँ पर अपनी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तुमने अपनी, पहले वाले पार्ट में गलती होगी, क्योंकि स्वेच्छा का मतलब होता है कि आपकी अपनी इच्छा से। क्लियर है? तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की गलतियाँ आपसे पूछी जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुँचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, तो इसका मतलब होता है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो कौन सा उपसर्ग निर्वाह में लगा हुआ है? नी, नह, निर या फिर निरी? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका? निर। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो पहले तो आपको हरिश्चंद्र का संधि विग्रह पता होना चाहिए। इसका संधि विग्रह क्या होता है? हरि धन चंद्र। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ऐसा विसर्ग लगा हो तो इसमें कौन सी संधि होती है आपकी? विसर्ग संधि, यानी कि सी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? तो यहाँ पर एक शब्द है यथाशक्ति, इसका समास विग्रह पूछा गया है, क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। तो इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हो सकता है राम का काम बन जाए वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक? तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है हो सकता है, तो यहाँ पर संभावना है, एक संदेह है कि हो सकता है कि काम बन जाए, तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फिल अप द ब्लैंक, आपको खाली स्थान यहाँ पर भरना है। प्यूपिल है बिकम ब्लैंक अंडर द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस। तो इन चार में से कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा? सबसे पहला है रेकलेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लापरवाह। क्लियर है? अगला है आइसोलेटेड, इसका मतलब होता है अलग करना। अगला है पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब होता है सजा देना किसी को। क्लियर है? इम्पेटेंट का मतलब होता है बेबस करना या फिर अधीर हो जाना, बेबस या फिर अधीर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका टैक्स बड़ा है, हैवी टैक्स की वजह से लोग क्या हो गए? बेबस हो गए यहाँ पर। क्लियर है? तो इसमें आपका डी वाला आंसर आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आपको वन वर्ड में आंसर बताना है। द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी की फंक्शनिंग और ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है, इनकी स्टडी को। क्लियर है? पहला है एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपकी मनुष्य जाति होती है, मनुष्य जाति का विज्ञान। क्लियर है? मनुष्य जाति का विज्ञान होता है आपका एंथ्रोपोलॉजी, तो इनको चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगला है फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब होता है जो दार्शनिक होते हैं आपके, उनको बोला जाता है। क्लियर है? अगला शब्द है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि जो सोसाइटी की फंक्शनिंग की और ग्रोथ की स्टडी कहते हैं उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर सी वाला होगा। अगला है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान। क्लियर है? तो इनके मतलब आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है। शब्द है यहाँ पर ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या होता है? अभिवादन करना या सम्मान करना। क्लियर है? अभिवादन करना, स्वागत करना कहलाता है, तो इसका मतलब वेलकम का भी यही होता है, तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इनके मतलब भी लिख लें। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विरोधी, आप इनको नोट कर लें।
अगला है अनसोशिएबल। इसका मतलब होता है कि जो सोसाइटी से ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं या फिर जो मिलनसार नहीं होते हैं। क्लियर है। अगला वर्ड है एलूफ। इसका मतलब होता है अलग। तो इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन से शब्द की है इनमें से। तो पहले वाले शब्द की करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी 3 शब्द की स्पेलिंग मैंने नीचे लिखी है जो इनकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो आप इनको देख सकते हैं। अब इनके मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। डायसेंट्री का मतलब होता है पेचिस, जिसको हम डायरिया बोलते हैं। क्लियर है। तो इनको चाहें तो नोट कर लें। मोमेंट्री का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है क्षणिक। क्लियर है। अगला वर्ड है सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। इसको आप चाहें तो नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्री का मतलब आप जानते हैं, कमेंट्री आपने अक्सर कर सुनी होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इडियम फ्रेजेस बताना आपको। कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप कोई गलती कर देते हैं तो उससे जो एक बैड इंप्रेशन जाता है उसको बोलते हैं मेड अ पुअर इंप्रेशन। क्लियर है। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य समारोह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ओरछा, खजुराहो, भोपाल या चंदेरी? तो कौन सा शहर है? खजुराहो। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यह 2010 से शुरू हुआ और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर कर प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्हें कौन से अधिवेशन में चुना गया था? बेलगांव में। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में 1924 को हुआ था। इस बात का ध्यान रखेंगे। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में हुआ था और ये कौन सा था? 39वां। क्लियर है। जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये कौन सी वर्ष में लड़ी गई थी आपकी? 1761 में। पानीपत की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों लड़ाई आपको ध्यान रखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों से अक्सर कर प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ पर कुछ बातें और आप ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच। क्लियर है। पानीपत कहाँ पर है आपका? हरियाणा में स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इसके लेखक कौन है? न्यूटन। क्लियर है। अब इनके बारे में कुछ बात आप ध्यान रखेंगे। न्यूटन ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। यहाँ पर एक जो इक्वेशन लिखी हुई है आपको, 7 है, 3 है, 10 है, 12 है, 6 है, बराबर में आ रहा है यहाँ पर 29। क्लियर है। तो यहाँ पर इनको हम कैसे भरेंगे? एक तो तरीका होता है कि सभी चिन्हों को आप एक एक करके फिल कर दें और उसके बाद उसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं। और एक तरीका और आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे बराबर में कितना है आपका? 29 है। क्लियर है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या आपकी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। यानी कि जब आप बोर्ड मास लगाएंगे तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड का रूल सॉल्व होता है। क्लियर है। सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड जहाँ पर भी लगा हो वो आगे वाली संख्या को पूरा डिवाइड करना चाहिए, तभी वो यहाँ पर आपका सही हो पाएगा। क्लियर है। जैसे अगर हम पहले वाले की बात करें तो डिवाइड कहाँ पर आएगा आपका? 3rd नंबर पर, यानी कि यहाँ पर 10/12। क्लियर है। तो इसके पहले माइनस है और इसके बाद प्लस है, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पहले वाले को यहाँ पर नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में आप देखेंगे डिवाइड का बीच में लगा हुआ 2nd नंबर पर, तो 3/10 होगा। तो आप भी जानते हैं कि 3 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला भी यहाँ पर आपका नहीं हो पाएगा। क्लियर है। 3rd वाले में अगर आप चेक करें तो लास्ट में डिवाइड का निशान है, यानी कि 12/6 होगा लास्ट में, तो ये पूरा डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा। तो 3rd के होने की बिल्कुल संभावना है। लास्ट का अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में डिवाइड है, यानी कि 7/3 होगा, तो 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। तो तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसे इसमें फिल करके देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो जैसे ही आप इसे फिल करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 7 × 3 हो जाएगा। मैं 3rd वाले ऑप्शन को इसमें फिल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, +10 -12 और डिवाइड में रहेगा आपका 6। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, बराबर में 29 आना चाहिए। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
2 आ जाएगा। -10 है +7 × 3 है। अब इसके बाद सेकंड साइन कौन सा सोल्व होता है आपका, इनटू का, तो ये कितना हो जाएगा 21 + 10 - 2। इसके बाद आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 31 - 2 कितना हो जाएगा 29, जो कि इसके बराबर है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रवि की उम्र प्रकाश की उम्र से 2 गुनी है और कुमार की उम्र से 3 गुनी है। यदि प्रकाश की उम्र 24 वर्ष है तो 4 वर्ष पश्चात कुमार की उम्र क्या होगी। सबसे पहली लाइन है, रवि की उम्र प्रकाश की उम्र की 2 गुनी है। तो रवि है, प्रकाश है और कौन कौन है यहाँ पर, रवि, प्रकाश है और कुमार है। क्लियर है। तो इनको पहले आप इस तरीके से लिख लें। अब रवि की उम्र प्रकाश की उम्र की 2 गुनी है, तो प्रकाश की उम्र आप जितनी भी रखेंगी रवि की उम्र उसकी 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है। और कुमार की उम्र से 3 गुनी है। कुमार की उम्र से 3 गुनी किसकी है, रवि की। क्लियर है। तो कुमार की उम्र से अगर ये 3 गुनी है तो हम इसको किस प्रकार से ले सकते हैं या फिर हम कैसे लिखें जिससे यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो 2 गुनी है और 3 गुनी है, यानी कि आपको 6 लेना है किसकी, रवि की। क्लियर है। अगर आप 6 रवि की लेंगे तो आप जानते हैं कि रवि की उम्र प्रकाश की उम्र की 2 गुनी है, प्रकाश की उम्र की 2 गुनी है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी आपकी 3 है। और कुमार की उम्र की 3 गुनी है, तो इसको 2 लेना पड़ेगा, तो इसकी 3 गुनी ये हो जाएगी और इसकी 2 गुनी ये हो जाएगी। इस प्रकार से आप इन्हें डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। आप चाहें तो x भी मान सकते हैं, आप चाहें तो 1 2 3 करके भी ले सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि प्रकाश की उम्र 24 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश की उम्र कितनी है, 3 है। तो 3 बराबर हो जाएगा आपकी 24 के, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 8 के। 1 8 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 4 वर्ष पश्चात कुमार की उम्र क्या होगी। तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर है, तो 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपके 16 के। क्लियर है। ये वर्तमान आयु है, लेकिन आपसे 4 साल बाद की पूछी गई है, तो 4 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष। तो बी नंबर का आंसर होगा। क्लियर है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 भी मान सकते हैं, 2 गुना में 2 मान सकते हैं, इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी वही आंसर आपका आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 10 लीटर मिश्रण में 10% दूध और शेष पानी है। यदि उसमें 3 लीटर पानी और डाल दें तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका कितना मिश्रण है, 10 लीटर है। इसमें आपका 10% दूध है और बाकी आपका पानी है। क्लियर है। तो दूध की अगर हम बात करें 10% है, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो पानी कितना हो जाएगा 10 में से 9 लीटर। अब इसमें बोला गया कि यदि उसमें 3 लीटर पानी और डाल दें, तो पानी कितना डालना है, 3 डालना है। तो अब पानी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब पूछा गया है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो अब नया मिश्रण कितने लीटर का हो जाएगा, टोटल 12 पानी है और 1 आपका दूध है। तो 1 हो जाएगा आपका कितने पर, 13 पर। तो इंटू 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना आएगा लगभग यहाँ पर, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 7.69 के आसपास। क्लियर है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, बालक का परिवार में समायोजन। तो इसमें यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र पूछा गया है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगा इसका आंसर। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख, आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो इनमें से कौन सा होता है, बहिर्मुख। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। ये लगभग आप सभी जानते होंगे, बहरे, अंधे, गूंगे या फिर विकलांग को। तो ये किसको पढ़ाते हैं, अंधों को। क्लियर है। जो अक्षर आपने देखे होंगे थोड़े से उभरे होते हैं, जिनको वो हाथ के माध्यम से टच करके फील करते हैं, तो ये अंधे लोगों को ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आदतें होती हैं जन्मजात, अर्जित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आदतें कैसी होती हैं आपकी, ये आपके जन्मजात नहीं होती हैं। जैसी सोसाइटी में आप रहेंगे, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, वैसी आपकी आदतें होती जाती हैं, यानी कि आपको अर्जित करनी पड़ती हैं या फिर आपकी अर्जित होती हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अभिवृत्ति मापन के सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का प्रतिपादक है। तो इन 4 में से कौन है, थर्स्टन, ऑसगुड, किलपैट्रिक या फिर लिकर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑसगुड। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आपका एग्जाम में बना है, विलियम जेम्स को। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो इन चार में से किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय और स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त में से सभी। तो इन चार में से शिक्षा संकुचित अर्थ में किस प्रकार से प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर। यहाँ पर संकुचित अर्थ में बात की गई है। क्लियर है? तो एक निश्चित स्थान पर ये प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, या फिर उपरोक्त में से सभी में? तो ये किस में रखा जाता है? उपरोक्त में से सभी में। अगला है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं। तो प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्राइड, वाटसन, मन या हेनरी काल्डवेल कुक? तो इसके रचयिता कौन है? हेनरी काल्डवेल कुक। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। इसके पहले मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा चुका हूं। तो आप चाहें तो एमपीटेट वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी और जो भी वीडियो आती है उनके लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।